नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के लोकप्रिय और विचाराधीन कार्यक्रम प्रबोध में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण, तनाव, धूम्रपान और संक्रमण, ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से फेफड़े और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही अगर बात कहे अस्थमा या टीबी या एलर्जी और साथ ही लंग्स का कैंसर, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो श्वास से जुड़ी बीमारियां हैं। तो आज हम कैंसर से जुड़ी और स्वास्थ्य संबंधी जो ये बीमारियां हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर प्रियंका जोशी, जो पल्मोनरी मेडिसिन की स्पेशलिस्ट है, प्रोफेसर है और रिसर्चर है। नमस्कार डॉक्टर प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्ते। नमस्कार। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो हमारा विषय है कि फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये भी बात कर लें कि आपके जो बेटर हाफ है वो डॉक्टर भार्गव जी, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो हम जो कैंसर से जुड़ी बीमारियां उस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मेरा जो पहला सवाल ये है कि मेडिकल साइंस में और डॉक्टर बनने के बारे में आपके अंदर इंस्पिरेशन कहाँ से आई, किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की? जी, डॉक्टर बनने की मेरी बेसिकली इच्छा जो मेरी थी, वो थी कि मरीज़ों की सेवा करने की भावना मेरे अंदर शुरू से रही है। मेरे मन में शुरू से डॉक्टरों के लिए बचपन से बहुत सम्मान रहा है, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि जब कोई मरीज़ अपनी बीमारी से परेशान होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर उसे ठीक कर देते हैं, ना कि सिर्फ ठीक करते हैं बल्कि उसे मेंटल सपोर्ट भी देते हैं, तो इससे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस प्रोफ़ेशन की तरफ शुरू से मेरा रुझान रहा है। आप पल्मोनरी मेडिसिन की स्पेशलिस्ट है, तो इस ब्रांच को आपने कैसे चुना? पल्मोनरी मेडिसिन में बेसिकली हम सांस की समस्या वाले मरीजों को ट्रीट करते हैं, और जब सांस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वाइटल पार्ट। तो जिसको भी सांस की समस्या होती है उनके जीवन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से मेरा इसमें रुझान रहा है, और सांस की समस्याएं जैसे अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज, एलर्जी डिसीजेज, उन सब चीज़ों को सीखने के लिए मेरा विशेष रुझान रहा है। प्लस जब कोविड आया तो उसके बाद मुझे इस ब्रांच की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आई, बल्कि सब लोगों को समझ में आई, तो इसलिए ये ब्रांच मैंने चूज़ करी। तो अब जैसे इस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट भी रहा है और पल्मोनरी डिजीजेस आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है। तो अगर हम पॉल्यूशन की बात करें या हम स्मोकिंग की बात करें, और कई लोगों को अस्थमा है और कैंसर भी आजकल लंग्स के हम बहुत देख रहे हैं। तो ये सब जो बीमारियां लंग्स से जुड़ी हुई, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य तंत्र से जुड़ी हुई, तो ये बीमारियां आजकल क्यों बढ़ रही है ज्यादा? इसका प्रमुख कारण आप क्या समझती है कि क्या है? देखिए, आजकल मेनली तो एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली का AQI बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में रहना, अभी ऐसा बोलते हैं कि इट्स लाइक स्मोकिंग 1 पैकेट ऑफ सिगरेट पर डे। तो बढ़ता एयर पोल्यूशन डेफिनेटली वन ऑफ द कॉज। देन लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं अभी, प्लस जो स्मोकिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। इन सब चीज़ों की वजह से अभी लंग की डिसीजेज जो हैं वो सब बढ़ रही हैं। आप ये बताइए कि जो बुजुर्ग हो गए या बच्चे हो गए, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर उन किसी को भी कि ये वाली बीमारी ना हो? बुजुर्गों और बच्चों को हमें धूल और धुएं से दूरी बना के रखनी चाहिए। एक जो होता है पैसिव स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग कोई और कर रहा है और धुआं किसी और पे जा रहा है, वो भी सेम ही नुकसान करता है जो एक्टिव स्मोकिंग करता है। तो बच्चों और बुजुर्गों को हमें उससे दूर रखना चाहिए। प्लस रेगुलर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और अच्छे से पानी पीना चाहिए। आपने जैसे दिल्ली की बात कही थी कि वहाँ का AQI इतना ज्यादा है कि अगर कोई सिगरेट भी नहीं पीता है तो तब भी दिन भर में वो 1 पैकेट सिगरेट के बराबर प्रदूषण की वजह से उनको लंग डिजीजेस हो रहे हैं। तो अगर हम भोपाल की बात करें, आप भोपाल में रहे, तो भोपाल में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके के यहाँ पर है कि लोगों में लंग डिजीज ज्यादा होते हैं, या यहाँ पर भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम? देखिए, भोपाल में भी आजकल लंग डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। सेम थिंग ड्यू टू इंक्रीज पोल्यूशन की वजह से। उसके अलावा अगर हम भोपाल के आसपास के विलेज एरियाज देखेंगे तो वहाँ पर जो जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, इस टाइप की जो डिसीजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। जी जी। तो आपने एक बात बताई थी कि रेस्पिरेटरी डिजीज से दूर रहने के लिए बच्चे और बुजुर्गों को क्या करना चाहिए।
लेकिन टीबी के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर किसी को हो जाती है तो अगर हम समाज में भी देखें तो लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं। तो क्या टीबी आज आजकल तो इतना भी हो गया है कि टीबी अब हमारे यहाँ रही नहीं है, बहुत कम लोगों को होती है। इसके वैक्सीन भी आ चुके, हम कई ऐड भी देखते हैं कि टीबी मुक्त भारत हो चुका है। तो ये टीबी की जो बीमारी है इसके बारे में बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? देखिए टीबी और इसको मुक्त, टीबी होने के कारण भी क्या है? जी जी जी, देखिए टीबी मुक्त तो नहीं हुआ है भारत अभी, वो हमारा गोल था बट अभी वो अचीव नहीं हुआ है, तो अच्छा, स्टिल नहीं। देयर आर सो मेनी टीबी पेशेंट। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि टीबी एक क्योरेबल डिसीज है। टीबी का 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट आता है। अगर टीबी का डायग्नोसिस हो गया और आपने 6 मंथ तक रेगुलर मेडिसिन ले ली तो आपका टीबी पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। जी जी। बस इसमें ये रहता है कि एज इट इज अ सोशल स्टिग्मा, तो पेशेंट्स डॉक्टर को दिखाने में डरते हैं, पेशेंट्स खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे टीबी है, पेशेंट्स रिलेटिव्स से डरते हैं, सोचते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपको जल्द से जल्द, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टीबी की जांच करानी चाहिए जो सरकार फ्री में करती है। स्प्यूटम एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको, कफ की जांच होती है, वो आप कराइए और टीबी का इलाज सरकार फ्री दे रही है, तो वो इलाज आप लीजिए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है प्रिवेंशन की बात अगर हम करते हैं तो अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो शुरू के 15-20 दिन या 1 महीने तक उसके जो कफ है उसमें टीबी के कीटाणु आते हैं, तो उन मरीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, थोड़ा सा कमरे में वेंटिलेशन रखना चाहिए जिससे टीबी के कीटाणु बाहर निकल जाएं, और उन्हें अच्छा आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। लेकिन जब टीबी किसी मरीज की ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लोगों को मालूम है कि उसे टीबी हुआ था फिर भी लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं, तो क्या टीबी एक बार ठीक होने के बाद में क्या उनके अंदर बैक्टीरिया एज इट इज रहते हैं? बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल नहीं। एक बार टीबी का इलाज ले लिया जाए, अगर पेशेंट ने लगातार इलाज लिया है तो बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं, बल्कि 15-20 दिन में, 1 महीने में ही पेशेंट स्प्यूटम नेगेटिव हो जाता है और पेशेंट टीबी स्प्रेड नहीं करता है। तो ये सब सोशल स्टिग्मा है कि एक बार टीबी हो गई तो भी वो टीबी के बैक्टीरिया स्प्रेड करेंगे। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट ने इलाज पूरा नहीं लिया है, पेशेंट ने बीच में छोड़ दिया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वापस से पेशेंट को टीबी हो सकती है। पर एक बार इलाज ले लिया, इलाज खत्म हो गया, पेशेंट का स्प्यूटम एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट हो गया, नेगेटिव आ गया है, पेशेंट हैज कंप्लीटेड ट्रीटमेंट, तो फिर नहीं चांसेस हैं कि पेशेंट फैलाएगा। हम देखते हैं कि कई बार लोगों को खांसी बहुत आती है, खांसी आती है लेकिन उन्हें कफ वाली खांसी नहीं आती है, और लेकिन क्या इसे नज़रअंदाज करना क्या बहुत खतरनाक है क्या? जी, अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स को जब खांसी आती है तो वो उसे नज़रअंदाज करते हैं, वो उसे सिंपल सर्दी जुकाम समझ लेते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो आपको जब भी खांसी आए, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, फिर से मैं बता रही हूँ, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से कोई भी डिसीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। जी जी। और लेकिन जो ड्राई खांसी, कफ वाली खांसी नहीं होती है, उसका कारण भी क्या टीबी में बदल सकता है? बिल्कुल, टीबी भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। ओके। तो जैसे आपने टीबी के बारे में बताया, वैसे ही आजकल हम देखते हैं अस्थमा और एलर्जी, ये बीमारियां भी आजकल बहुत बढ़ रही है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि अस्थमा भी लोगों को बहुत होता है और एलर्जी भी लोगों को आजकल छोटी-छोटी किसी भी वजह से एलर्जी होने लगती है। तो ये भी हमारे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ ही डिजीज़ है तो है ही, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? तो एलर्जी के लिए बेसिकली आजकल काफ़ी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। एलर्जी अगर किसी पेशेंट को होती है और अगर वो हमारे पास आता है, जैसे मेरा क्लिनिक है, अगर वो हम लोग के पास आता है तो हम उसका एक एलर्जी टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को किस किस एलर्जन से एलर्जी है, किससे वो एलर्जिक है। उसके बाद हम उसको प्रिवेंशन बताते हैं कि इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, उसके क्या तरीके हैं। प्लस उसके अलावा आजकल एक नई टेक्निक आ गई है जिसे हम एलर्जी वैक्सीन या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। वो पेशेंट जिस चीज़ के लिए एलर्जिक होता है उसके लिए हम उसकी इम्यूनोथेरेपी बनाते हैं और वो हम पेशेंट को देते हैं। तो जब पेशेंट वो लेता है तो काफ़ी सालों तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट रहता है, काफ़ी सालों तक पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से अगर उसे एलर्जी हो रही है तो उससे रिलेटेड जो डायग्नोसिस आप करते हैं, अदरवाइज नहीं तो कोई दूसरी
कोई भी बीमारी होने के चांसेस है। अगर एलर्जी को ट्रीट नहीं किया गया, अगर आपने एलर्जी पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो नीचे अस्थमा या जिसको दमा कहते हैं उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। और एक बार अगर आपको अस्थमा हो गया तो अस्थमा इज नॉट अ क्यूरेबल डिसीज, मतलब अस्थमा हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इट इज अ प्रिवेंटिव डिसीज। आगे लंग फंक्शन डैमेज होने से हम रोक सकते हैं, पर हम वापस प्रीवियस स्टेज में नॉर्मल लंग्स नहीं कर सकते हैं। अस्थमा के बारे में आप बताइए, क्योंकि कई लोगों को जब अस्थमा हो जाता है तो वो कई सालों तक बना रहता है। तो ये जो डिजीज है क्या क्यूरेबल है या नॉन क्यूरेबल है, या जिंदगी भर किसी को एक बार अस्थमा हुआ तो? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि अस्थमा अगर हो गया है तो अस्थमा क्यूरेबल डिसीज नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, आपको दवाई लेते रहना पड़ता है, शुगर होती है, दवाई लेना पड़ता है, आपकी आंख में चश्मे लग गए तो आपको हमेशा चश्मे लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही अस्थमा के लिए मेडिसिन आपको हमेशा लेनी पड़ती है टू प्रिवेंट एक्सेसरबेशन। जो अस्थमा का एक्सेसरबेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, हमारे लंग फंक्शन फर्दर डैमेज ना हो, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं वो रोज लेते रहना चाहिए आइडियली। मतलब अगर एक बार आपको अस्थमा हुआ है तो आपको दवाई को बराबर और लेते समय पर रहना अगर चाहिए। लेंगे तो जी। आपको अस्थमा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। जी मतलब वो मेंटेन रहेगा, मेंटेन, कि, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी कोई बीमारी नहीं होगी आगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद में हम इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर है तो हम वहाँ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों को गाइड करती है मेडिकल लाइन में जाने के लिए। जी।
तो ब्रेक के बाद प्रियंका जी आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे टीबी की। अब हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले मेरे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। जैसे एमडीआर टीबी, इसके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या होता है, क्योंकि ये भी एक हमने नया वर्ड सुना है, तो इसका क्या मतलब होता है? MDR टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। इसमें जो नॉर्मल टीबी की ड्रग्स हैं, जो हम HRZD बोलते हैं, वो ड्रग्स काम नहीं करती हैं। इसका इलाज लंबा चलता है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर लगातार इलाज लिया जाए तो इसका इलाज भी संभव है, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो एमडीआर टीबी जो नॉर्मल टीबी होती है उससे अलग होती है? जी, अब जो मरीज़ नॉर्मल टीबी का इलाज पूरा नहीं लेते हैं, बीच में रोक देते हैं, बार-बार रोक-रोक के लेते हैं, उनका आगे MDR टीबी बन सकता है। वो दवाइयाँ फिर बाद में काम नहीं करती, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और एक और स्लीप एपनिया, ये भी हमने एक वर्ड सुना है, इसके बारे में बताइए कि स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया में पेशेंट जब सोता है तो सोते समय उन्हें सांस नहीं आती, ऑक्सीजन कम हो जाती है बार बार सोते समय। तो स्लीप एपनिया का अगर इलाज नहीं कराया गया प्रॉपरली तो आगे जाके मरीज को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते तो हैं। ये किस स्टेज में कब हो जाता है? स्लीप एपनिया वाली बीमारी कब होती है? स्लीप एपनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम मोस्ट कॉमन कॉज देखें तो वो होता है ओबेसिटी। तो ओबेस पेशेंट जो रहते हैं उसमें स्लीप एपनिया ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा भी कई कारण होते हैं, पर ये एक मेन कारण है। तो इन लोगों को एक बार अपनी स्लीप स्टडी जांच कराना चाहिए और देखना चाहिए स्लीप एपनिया है या नहीं। अब मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने महावीर इंस्टीट्यूट रिसर्च जो मेडिकल साइंस कॉलेज है, रिसर्च सेंटर भी है, तो यहाँ आप प्रोफेसर हैं। तो एज अ प्रोफेसर आप जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से देखती हैं कि किस तरीके से वो लोग मेडिकल लाइन में जैसे आए भी है, तो उनके अंदर जो एक सेवा भावना की बात होती है वो किस तरीके से देखती हैं आप? मेडिकल कॉलेज में हमें पेशेंट भी देखने होते हैं, बच्चों को भी सिखाना होता है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। जैसे जब हम पेशेंट देखते हैं, उनसे हम कई अलग-अलग पेशेंट देख के नई-नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय हम अपने जो एकेडमिक्स है, उसमें हम बहुत डीप जाते हैं, तो हमें और इंटरेस्टिंग नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, नए फैक्ट्स पता चलते हैं, जिन्हें हम अपने पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि सेवा भावना पेशेंट की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, सेवा भावना और धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप देखती हैं कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे, तो उन लोगों को आप जब शिक्षा देती है तो किस तरीके से, क्योंकि आप रिसर्चर भी है, प्रोफेसर भी है, दोनों ही बातें हैं, तो आपके रिसर्च को लेकर कैसी बातें होती है, और जब आप टीचिंग करती है तो प्रैक्टिकली, और इन सब ये भी बताइए कि किस तरीके से आप बच्चों को टीच करती हैं? जी, देखिए, हम लोग की थ्योरी क्लासेस होती हैं जिसमें हम पहले बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर बच्चे हॉस्पिटल में आते हैं जिन्हें क्लिनिकल पोस्टिंग्स बोलते हैं, जिसमें हम जो बच्चे रहते हैं उन्हें पेशेंट के ऊपर बताते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। प्लस अगर रिसर्च की बात करी जाए तो डेफिनेटली नई-नई रिसर्चेस जो होती हैं, जिन्हें थीसिस बोलते हैं, उन सब में नई-नई चीज़ों का पता चलता है, जिससे हमें भी नॉलेज मिलता है कि हम कुछ नया करें तो क्या हो सकता है, जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपका क्लिनिक भी है और आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भी जाती है, साथ में आप घर भी देखती है, तो ये तीनों ही चीज़ें हैं, इनमें बैलेंस कैसे बनाती है आप? किस तरीके की, जो डॉक्टर का जो जॉब है वो तो माना जाए तो 24 घंटे का जॉब होता है, कैसे बैलेंस? बीइंग अ फीमेल एंड एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना पड़ता है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटी सेट करना, टाइम मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली अदर फैमिली मेम्बर्स। मेरी पर्सनली बात करी जाए तो मेरे साथ तो मेरी मदर हैं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ मेंटेन कर पा रही हूँ।
पर डेफिनेटली अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, अगर आप में डेडिकेशन है तो डेफिनेटली आप कर पाते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो महिलाएं हैं, हम देखते हैं कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत कम ध्यान देती है, अपनी परिवार की प्रायोरिटीज को बहुत ज़्यादा देखती है, उसको प्राथमिकता देती है। तो उनको किस तरीके से अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से उन्हें देखना चाहिए कि साथ में परिवार भी देखे और अपने स्वास्थ्य को भी देखें? जी, डेफिनेटली ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, अपनी हेल्थ को नहीं देखती हैं, पर ये सही नहीं है। तो मैं अपनी जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जाँच कराना चाहिए, इलाज लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी, तो ही आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएँगे। जी, जी, जी। अब हम बात करें कि आपके जो बेटर हाल्फ है भार्गव जी, डॉक्टर भार्गव, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो जब आप घर में रहते हैं, तो घर में दोनों ही डॉक्टर हैं, आप भी दोनों डॉक्टर हैं, तो क्या मेडिकल रिसर्च कहें या मेडिकल से जुड़ी जो भी बातें होती हैं, उस पर कितनी चर्चा हो पाती है? क्या घर में भी चर्चा होती है, बाहर भी, या आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि घर में कोई बात नहीं? नहीं, क्या नहीं, कहना है? घर में डेफ़िनेटली चर्चाएँ आ ही जाती हैं और वो बहुत चीज़ों पे अप्लाई भी होती हैं, स्पेशली खाना-पीना, जंक फूड, हेल्दी फूड, बच्चों को क्या खिलाना, तो डेफ़िनेटली वो घर में रहती हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं और खान-पान का स्पेशली हम ध्यान रखते हैं। जी, जी। अच्छा, अब जैसे हम कैंसर की बात कर ही रहे थे, जैसे लंग्स कैंसर, इधर लंग्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और कैंसर है, तो जब कभी आपके पास कोई पेशेंट लंग कैंसर से रिलेटेड आता है, तो क्या आप उनसे कोई गाइडेंस है वो लेती है? क्या क्या लगता है आपको, कैसे? जी, डेफ़िनेटली। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हमें लगता है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, तो हम लोग पहले पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हम उसे डायग्नोज़ करते हैं कि पेशेंट को लंग कैंसर है या नहीं है। एक बार डायग्नोसिस बन जाता है, तो फिर हम उन्हें कैंसर के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। जब कोई लंग कैंसर वाला कोई अगर पेशेंट है, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के, या सर्वाइव हो जाते हैं, या उनको बहुत दिनों तक उनको एक दवाई देखिए, लेनी डिपेंड होती है? करता है कि कौन से तरीके का लंग कैंसर है, क्योंकि अलग-अलग तरीके के लंग कैंसर होते हैं, जिनके प्रोग्नोसिस अलग-अलग होते हैं। जी, जी, जी। तो वो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बताएँगे कि किस में कितने क्या चांसेस होते हैं सर्वाइवल के और क्या प्रोग्नोसिस हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं और आ भी चुके हैं, जैसे आप तो प्रोफ़ेसर हैं ही, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरीके से उन्हें मेडिकल लाइन में आना चाहिए और कितने धैर्य के साथ में उन्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और आगे भी वो जो है मरीज़ों की सेवा करें? उसके लिए एक संदेश आपसे चाहेंगे। जी, देखिए, जो भी मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है। जब भी आप मेडिकल लाइन में आ जाएँ, जब भी आप मेडिकल स्टूडेंट बन जाएँ, तो डे 1 से आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है, अपने मरीज़ों की सेवा करनी है, उन्हें ठीक करना है बेसिकली। आपके मन में सबसे पहले यही होना चाहिए और सारी चीज़ें छोड़ के। जी, जी, जी। एक तो ये बात हुई और दूसरा, आप पल्मोनरी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट तो है ही, तो जो हमारे दर्शक हैं उनको श्वास से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं, जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, या जो भी और दूसरी बीमारियाँ होती हैं, इनसे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, साँस की बीमारियाँ से बचने के लिए पहली चीज़ तो आप धूल-धुएँ से दूर रहें। पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, तो उससे जितना हो सके आप दूरी बनाइए और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो धूम्रपान बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़, अगर थोड़ी भी आपको परेशानी महसूस हो रही है, जैसे आपकी साँस फूल रही है, खाँसी हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, जल्द से जल्द दिखाएँ, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से बहुत सारी चीज़ों को हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, ये भी मेरा एक सवाल है कि आपने ये श्वास के बारे में तो बताया कि कैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बचा जा सकता है, और आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप हमारे इस महुआ हाउस में आए हैं, तो यहाँ पर अगर कोई टीबी का मरीज़ है या कोई एलर्जी वाला है या कोई अस्थमा वाला है, तो वो अगर हमारे महुआ हाउस में आता है, तो उसके लिए ये जगह कितनी मुफ़ीद होगी, कितनी उसके लिए बेनिफिशियल होगी? ये बहुत ही अच्छी जगह है। अस्थमा वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, सिटी से दूर है, बहुत फ्रेश एयर है, ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छी है। बल्कि रेस्पिरेटरी क्या, और भी जो भी सारे पेशेंट्स हैं और जो पेशेंट्स नहीं भी हैं, उनके लिए भी बहुत ही सूदिंग और अच्छी जगह है। तो डॉक्टर प्रियंका जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अस्थमा के बारे में, टीबी के बारे में और एलर्जी के बारे में, ये जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी
ऑर्गन से जुड़ी जो बीमारियां है वो उसके बारे में आपने बताया कि किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि कैसे टीबी, एलर्जी या जो भी हमारी श्वास से जुड़ी जो बीमारियां हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धूम्रपान न करें और प्रदूषण से जितना हो सके दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।